हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो डीपीपी नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 हम प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 31 क्वेश्चन देखें। द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज 5 मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज। अच्छा, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है तो हुक्स लॉ वैलिड दिया हुआ है। हुक्स लॉ वैलिड मतलब एफ इक्वल टू के एक्स लगाना है। जब 5 मीटर लेंथ है तो टेंशन 4 न्यूटन है। जब 6 मीटर लेंथ है उसकी तो टेंशन 5 न्यूटन है। जब लेंथ 2x होगी तो टेंशन 9, तो x निकालना है। अच्छा, ओरिजिनल लेंथ l मान लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओरिजिनल लेंथ l मान लेते हैं। जब 5 मीटर हो गई तो लॉन्गेशन क्या हो गया, 5 माइनस एल। f बराबर के एक्स लगा दो, यानी k इंटू 5 माइनस एल इक्वल टू 4। ऐसी दूसरी बार यहाँ लगा देना। दोनों से सॉल्व करके हम k और l निकाल सकते हैं। उसको तीसरी इक्वेशन में यूज करके आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 32, a block of mass 2 kg of shown dimensions is placed on a plank of mass capital M 6 kg. Okay, this block is of mass 2 kg, this is 2 kg, and this block is 6 kg. स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इधर फ्रिक्शन दिया हुआ है 1/3। हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied on the plank, the maximum value of F will be the block and the plank move together, साथ में चलने। ओके, तो साथ में चलने का मतलब यहाँ पे अच्छा दो टेंडेंसी हो सकती है ब्लॉक की। स्लिप भी कर सकता है, टॉपल भी कर सकता है। कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब नाइदर स्लिपिंग नॉट टॉपलिंग, बिल्कुल साथ में चलने चाहिए दोनों। स्लिपिंग भी नहीं होनी चाहिए, टॉपलिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक स्टैंडर्ड तरीका है कि पहले स्लिपिंग के लिए फोर्स निकाल लो मिनिमम, अगर स्लिपिंग करानी हो तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, और टॉपलिंग के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए। जो दोनों में से कम होगा उसको देख लेंगे बाद में फिर। तो पहले स्लिपिंग की बात करें। अगर स्लिपिंग करानी है तो स्लिपिंग के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, तो कैसे निकालूंगा। पहले साथ में अगर चल रहे हैं, साथ में चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा। सिस्टम के लिए बात करूँ तो फ्रिक्शन इंटरनल हो गया। कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो गया, F अपॉन टोटल मास यानी कि 8। ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। अच्छा, ऊपर वाले ब्लॉक का, अच्छा लिमिटिंग केस में जब मैंने बोला कि एक्सट्रीम कंडीशन, तो उसके बाद फ्रिक्शन लिमिटिंग लग चुका है। हम क्या निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम कितने फोर्स तक साथ में चलेंगे। तो मैक्सिमम फोर्स का मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग लग चुका है, तभी तक साथ में चलेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन है नहीं तो उसके साथ में चल नहीं पाएंगे। और तो F/8 हो गया। अच्छा, फ्रिक्शन लिमिटिंग लग गया तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है, म्यू जी। mg फोर्स है अपॉन m, तो म्यू जी यानी कि g/3। तो यहाँ से स्लिपिंग के लिए यानी कि विदाउट स्लिपिंग 8g/3, या बोलूँ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्लिपिंग इज 8g/3। अब टॉपलिंग की बात करते हैं। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टॉपलिंग, अब थोड़ी देर स्लिपिंग को भूल जाते हैं। अब मान लो स्लिपिंग नहीं है, अब टॉपलिंग की बात करते हैं कि अगर टॉपलिंग करानी है तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए। टॉपलिंग में क्या देखोगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन तो अभी भी कितना होगा, F/8। अगर F फोर्स है मान लो मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F/8 सिस्टम का। टॉपलिंग के केस में जो नॉर्मल होगा, हम टॉपलिंग के केस में नॉर्मल की शिफ्टिंग को कंसीडर करेंगे। नॉर्मल जो है बिल्कुल एंड तक शिफ्ट कर जाएगा, नॉर्मल बिल्कुल एंड तक शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, जैसे mg सेंटर पे, mg लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन एक बार लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा हमने, एक्सेलरेशन है F/8, तो ऊपर वाले ब्लॉक को तो फ्रिक्शन ही चलाएगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ma, यानी कि m कितना है 2 इंटू F/8 करूँगा तो F/4, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई F/4। ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, दिस फ्रिक्शन इज़ F/4। फ्रिक्शन आगे लग रहा है। फ्रिक्शन इसको एंटी को सेंटर ऑफ मास की ओर कंसीडर करो। फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो नॉर्मल उसका अपोज करेगा। और लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना फोर्स चाहिए, तो नॉर्मल बिल्कुल एक्सट्रीम पे शिफ्ट करा दिया, और नॉर्मल क्लॉकवाइज में सिर्फ टॉर्क ला के इसको बैलेंस करेगा। अब देखो, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो कर दें तो उससे एक्सट्रीम कंडीशन F की वैल्यू आ जाएगी। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो करोगे तो N का टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शन का टॉर्क, तुरंत यहाँ से F मिल जाएगा हमको। अब दोनों में देख लेंगे, जो कम होगा वही आंसर होगा F में। क्यों, मान लो टॉर्क, मान लो कि टॉपलिंग कराने के लिए कम फोर्स पे टॉपलिंग हो जा रही है, तो यानी स्लिपिंग तक तो पहुँचे ही नहीं हम, पहले ही टॉपलिंग हो गई, पहले ही जो कंडीशन है वॉयलेट हो गई। अगर स्लिपिंग वाला फोर्स कम है तो पहले स्लिपिंग हो जाएगी, तो जो कम होगा वही मैक्सिमम फोर्स का आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक डाउट आ सकता है कि सर आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों टॉर्क जीरो किया। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, जैसा कि जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में हम इस पॉइंट के टॉर्क जीरो करते हैं, इसमें बेटा ये इनर्शियल पॉइंट नहीं है, ये एक्सेलरेटेड पॉइंट है, नॉन इनर्शियल पॉइंट है।
अगर इसके अबाउट करोगे तो एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा एम ए, सेंटर ऑफ मास पे लगता है शूडो फोर्स, एम ए लगाना पड़ेगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास भी नॉन इनर्शियल है, बट शूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर ही लगता है तो उसका टॉर्क जीरो हो गया। इसलिए सेंटर ऑफ मास से करना समझदारी है, और यहाँ से करो तो शूडो फोर्स लगा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टू आइडियल स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 K2 व्हेन बोथ स्प्रिंग्स आर रिलैक्स्ड। जब दोनों स्प्रिंग रिलैक्स्ड हैं, जब दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे हैं, तो सेपरेशन ये L दिया हुआ है, ठीक है। एक पार्टिकल एम मास का अटैच कर दिया यहाँ पे, और इसको 2L डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से इसको इधर 2L डिस्प्लेस करके यहाँ से रेस्ट से छोड़ दिया, इस पोजीशन से रेस्ट से छोड़ दिया, यहाँ से इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया। फ्रिक्शनलेस मानना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, यानी कि द टाइम इंटरवल आफ्टर विच मास एम, अच्छा ये SHM करेगा, ऑब्वियसली बात है SHM करेगा, स्प्रिंग से बंधा हुआ है, K1 कांस्टेंट वाली स्प्रिंग से, तो K1 स्प्रिंग के अकॉर्डिंग SHM करेगा, राइट स्प्रिंग को कब हिट करेगा। अच्छा ठीक है, देखो 12 इसका जो, अगर मान लो K2 स्प्रिंग नहीं होती तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ SHM क्या होता, 12। ये बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद ये राइट वाली स्प्रिंग को हिट करेगा, तो यहाँ से इसको 12 आना है, फिर इसके बाद L और चलना है। तो देखो एम्पलीट्यूड 12 है, तो यहाँ से इसको A चलना है, यानी कि -A से 0, -A से 0 चलना है, और फिर 0 से A/2 चलना है, इतना मोशन करना है इसको, -A से 0, क्योंकि 12 तो यहाँ एम्पलीट्यूड तो यहाँ तक होगा, है ना। अगर ये स्प्रिंग नहीं होती, अगर राइट वाली स्प्रिंग नहीं होती तो ये 12 तक जाता, बट मुझे तो केवल यहीं तक की बात करनी है, तो -A से 0 और 0 से A/2, ये तो बहुत आसान है। -A से, जैसे मैंने उस टाइम स्टैंडर्ड वैल्यूज याद कराई थी, मैंने पिछले वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड वैल्यू याद कराई थी। -A to 0 टाइम कितना हो गया, T/4, 0 से लेके A/2 तक टाइम क्या हो गया, T/12, और इसको जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, ये सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा इसका, T/3, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड क्या होगा इसका, 2π√m/K1। अभी तक K2 का तो कोई रोल नहीं है, अभी तक K2 तो पिक्चर में आई नहीं है अभी तक, तो अभी तो K1 के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है वो, तो टाइम पीरियड होगा 2π√m/K1, उसका 1/3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 34, द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द राइट स्प्रिंग विल, अच्छा इसमें 33 का आंसर गलत दिया हुआ है, देखें 33 में इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है, T/3 आएगा, T 2π√m/K, 2π√m/K, यानी कि 2π/3√m/K1, ये आंसर आएगा इसका 33 का। 34, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द राइट स्प्रिंग। अब क्या होगा, अब जैसे स्ट्राइक किया इसको, यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, इसके बाद इसको कंप्रेस करेगा, ये बोल रहा है कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन x है, मान लेते हैं कि यहाँ से ये x और जाता है, मैक्सिमम कंप्रेशन x है, तो बेसिकली इनिशियल पोजीशन ये थी, और मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब ब्लॉक दोबारा रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई, एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 0 तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी केवल इसी स्प्रिंग की थी, कितनी, हाफ K1 2L², केवल लेफ्ट वाली स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ K1 2L²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्प्रिंग की होगी, राइट वाली स्प्रिंग की होगी हाफ K2x², और लेफ्ट वाली स्प्रिंग की होगी, लेफ्ट वाली स्प्रिंग में देखो कितना एलोंगेशन है अभी, L+x, ये वाला एलोंगेशन L+x, तो हाफ K1 L+x का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल बराबर कर लूँगा, आंसर आ जाएगा। 35, सपोज मास m हिट्स द राइट स्प्रिंग एंड स्टिक्स टू इट, इसके स्टिक कर गया, ठीक है। द एक्सटेंशन इन लेफ्ट स्प्रिंग व्हेन मास m इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग इट्स मोशन। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेफ्ट स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकालना है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन का नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी कि लेफ्ट स्प्रिंग का फोर्स इक्वल टू राइट स्प्रिंग का फोर्स हो जाए, तो कहीं बीच में आएगी वो, जैसे कि ये जो ब्लॉक, ये स्प्रिंग से बंधा हुआ था, ये ब्लॉक है, ये वाली स्प्रिंग और एक ये वाली स्प्रिंग, इनिशियली यहाँ तक था, इनिशियली ब्लॉक यहाँ तक था, और ये वाली स्प्रिंग यहाँ थी, ये दूरी L थी, बीच में कहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। मान लेता हूँ यहाँ से x डिस्टेंस पे आई, तो यहाँ से कितना हो गया, L - x, K1x इक्वल टू K2L - x, बस यही तो करना है, नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A rod of mass m length L is attached to L-shaped plank at A. Rod can move freely about A. ओके A पे हिंज है लेकिन फ्रीली मूव कर सकता है. स्ट्रिंग इज टाइट बिटवीन रॉड एंड प्लैंक शो इन फिगर. होल सिस्टम मूविंग विद ओके. होल सिस्टम हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन G से मूव कर रहा है. स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? तो एफ बनाइए इसका. एफ जब बनाओगे तो कौन कौन से फोर्स आएंगे इसमें? एक टेंशन T दिखाना पड़ेगा इधर, एक सेंटर पे दिखाना पड़ेगा mg, और हिंज पे फोर्स आएंगे. हिंज पे हम जब भी दिखाते हैं तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स दिखाते हैं, एक इधर एक इधर. हिंज रिएक्शन R1 R2 मान लेता हूँ. और प्लैंक से इसका एफ बना लेते हैं. इसको ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, क्योंकि प्लैंक से देखने पे रेस्ट पे दिखेगा. अच्छा, ग्राउंड से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन बराबर G से चलता हुआ दिखेगा, तो प्लैंक से देखेंगे तो रेस्ट पे दिखेगा. तो प्लैंक से देख लेते हैं. प्लैंक से ऑब्जर्व करेंगे तो प्लैंक का जिस फ्रेम पे हम बैठे हुए हैं उसका एक्सेलरेशन है G, तो एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा mg, m इंटू ए यानी mg. तो एक ये लग गया शूडो फोर्स, ये लग गया शूडो फोर्स जिसकी वैल्यू है mg. अब ये सारे फोर्सेज मैंने शो कर दिए हैं. अब यहाँ से पहला क्वेश्चन है टेंशन निकालनी है, तो हिंज के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर लो. हिंज के अबाउट टॉर्क देखोगे तो हिंज फोर्स का टॉर्क जीरो, और ये जो mg लग रहा है वेट, इसका टॉर्क जीरो. केवल स्यूडो फोर्स का टॉर्क आएगा mg इंटू L/2 इक्वल टू टेंशन का टॉर्क T इंटू L. सॉल्व टेंशन आ जाएगा ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द रॉड. ये सिंपल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से आ जाएगा. वर्टिकल में इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम, वहाँ से R1 R2 आ जाएगा एंड रूट R1 इसका प्लस R2 स्क्वायर आंसर होगा. इफ स्ट्रिंग इज कट एट एनी इंस्टेंट अंदर, अच्छा अल्फा निकालना है, कट कर दे तो. अच्छा कट कर दोगे तो क्या होगा? टेंशन गायब. कट कर दिया, टेंशन गायब. अल्फा निकालना है, इसके अबाउट टॉर्क mg का टॉर्क आएगा बस. इसका जीरो, इसका जीरो, केवल mg का टॉर्क. तो mg इंटू L/2 इक्वल टू I अल्फा. तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉड आर शोन फिगर F एंड 2F. ठीक है. PQ QR L/2 यानी Q इज द मिड पॉइंट. द रेशियो ऑफ एलोंगेशन इन सेक्शन PQ. ओके, लेफ्ट हाफ में कितना एलोंगेशन और राइट हाफ में कितना एलोंगेशन. तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमने पहले याद किया था ना, वो काफ़ी यूजफुल होगा. हम Q पॉइंट पे पहले टेंशन निकाल लेते हैं. ये जो Q पॉइंट है ना, यहाँ पे टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन यहाँ पे इसका एफ बेसिकली क्या है? पहले तो पूरी रॉड का एक्सेलरेशन देखो क्या होगा. ये 2F, ये F. तो क्या रॉड का एक्सेलरेशन राइट की तरफ होगा 2F माइनस F यानी कि F अपॉन M. अब लेफ्ट हाफ का एफ बना लो. लेफ्ट हाफ का, अगर मैं केवल लेफ्ट हाफ को देखूँ तो लेफ्ट हाफ का मास हो जाएगा m/2. इधर लग रहा है F और इधर टेंशन मान लेता हूँ T, और मुझे पता है कि ये राइट में जा रही है एक्सेलरेशन F/m से. तो T माइनस F इक्वल टू m/2 इंटू A मतलब F/m. सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू क्या आ रही है? 3F/2. यानी इस Q पॉइंट पे टेंशन आ गई 3F/2. दोनों को अलग अलग कर लो जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है. लेफ्ट में 3F/2, या 3F/2 या F. अब दोनों में इलोंगेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो. एक फोर्स की वजह से होता है FL/2A. इसकी वजह से FL/2A यानी L रख देना L/2. इसका भी निकाल लेना. इसका एलोंगेशन आ गया, फिर इसका आ गया, दोनों का सम कर लेना, वही आंसर होगा टोटल एलोंगेशन. रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सेक्शन PQ एंड QR. अच्छा, एनर्जी का रेशियो निकालना है. इलोंगेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम एनर्जी डेंसिटी जानते भी हैं. एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और इसको मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y, y यंग्स मॉडुलस. एनर्जी का रेशियो निकालना है. तो अच्छा, यहाँ पे पहले एक चीज़ सोचें अपन, क्या हर dx में एनर्जी बराबर होगी क्या? जैसे मैं x के बाद कोई dx एलिमेंट लूँ, अगर मैं x के बाद, यहाँ से x के बाद कोई dx एलिमेंट लेता हूँ, तो क्या हर dx में एनर्जी इक्वल होगी? यहाँ पे नहीं, क्योंकि हर x पे टेंशन अलग अलग है. टेंशन अलग है तो स्ट्रेस अलग हो गया, और स्ट्रेस अलग है तो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग हो गई. यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी थ्रू आउट द लेंथ सेम नहीं है. एनर्जी डेंसिटी वेरी कर रही है यहाँ पे. तो एक पहले स्मॉल एलिमेंट में एनर्जी निकालनी पड़ेगी और उसको फिर समेशन करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो क्या करें, x के बाद dx एलिमेंट ले लें. पहले x पे टेंशन निकाल लोगे, बिल्कुल जो मैंने ऊपर भी का तरीका बताया, जो ऐसे मैंने यहाँ टेंशन निकाली, ऐसे ही जनरल टेंशन निकालोगे x पॉइंट पे. सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखोगे, फिर लेफ्ट वाले पोर्शन का एफ बना के यहाँ का टेंशन आ जाएगा. टेंशन के बाद अब यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे लिख लोगे एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y. जैसे मान लो टेंशन T आती है यहाँ पे, तो स्ट्रेस हो गया T अपॉन A, और स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y, ये हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी, तो यहाँ पे छोटा सा जो dx एलिमेंट लिया है, इसमें कितनी एनर्जी हो गई? इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू डी एक्स, तो ये आ गई du.
इस ड्यू को अब अगर पूरी रॉड में एनर्जी निकालनी है तो जीरो से लेके एक्स नॉट तक इंटीग्रेट कर लो, अगर जीरो से लेके L/2 तक निकालनी है तो जीरो से L/2 तक इंटीग्रेट कर लो, अगर L/2 से L तक निकालनी है वहाँ तक इंटीग्रेट कर लो। अब जो लिमिट रखनी है यहाँ पे रख सकते हो। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया एनर्जी का। ये 41 वही है टोटल एनर्जी। 42 इन कॉलम 1 सब कंडीशंस आर मेंशन्ड, और ठीक है कॉलम मैचिंग है। पहला क्वेश्चन मतलब P a thin layer of water of surface tension 0.08 surface tension thin layer of water surface tension this present between two massless square plates। ओके, दो मासलेस स्क्वायर प्लेट्स हैं, उनके बीच में वाटर की एक थिन लेयर है, सरफेस टेंशन दी हुई है, एरिया दिया हुआ है। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द प्लेट्स अपार्ट। ओके, तो जब हम पुल करने के लिए, जब पुल करके सेपरेट करेंगे उनको ना, तो सेपरेट करने से क्या होगा कि वाटर की लेयर स्टिक कर जाएगी, वाटर की लेयर चारों तरफ उसके सरकमफ्रेंस पे स्टिक हो जाएगी। जो प्लेट है स्क्वायर प्लेट, वाटर की लेयर उसके चारों तरफ स्टिक हो जाएगी और स्टिक होकर उसको अपोज करेगी। तो सरफेस टेंशन T मान लिया, तो सरकमफ्रेंस कितनी है 4L, यानी कि अपोजिंग फोर्स क्या लगेगा T × 4L, और उतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, यानी कि T × 4L आंसर है। क्यों देखें, ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर सडनली स्प्लिट्स इनटू 10⁻³ आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। सरफेस टेंशन वर्क, ये तो सिंपल वर्क डन निकालना है, यानी कि हमको चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। इनिशियल रेडियस दी हुई है और 10⁻³ ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो गया, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्व करके फाइनल रेडियस निकाल सकते हैं। और उसके बाद इनिशियल एनर्जी लिखेंगे, ड्रॉप है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी हो जाएगी T × 4πr², T × 4πr², और फाइनल लिखेंगे T × 4πr² इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स 10⁻³ और एनर्जी का डिफरेंस निकालने का वही वर्क डन होगा। R में सोप बबल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस सोप बबल है तो उसमें हम डबल सरफेस होगी, T × 4πr² नहीं, T × 8πr² एनर्जी होगी, और वही एनर्जी का डिफरेंस आंसर होगा। S if water is poured in a container has a circular hole of radius 0.5 at its bottom such that water just starts flow from the hole, then the height of water is। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है कि मान लो एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ बीच में होल है, यहाँ पे होल है, तो जैसे लिक्विड फिल करेंगे तो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा, बट पूरा नीचे नहीं गिरेगा, सरफेस टेंशन फोर्स होल्ड करके रखेगा उसको। तो मान लो यहाँ पे ऐसे लिक्विड की सरफेस बन गई और लिक्विड से भर दिया हमने, ये H हाइट तक भरा हुआ है, बाहर का प्रेशर P0, यहाँ बाहर का P0, इसका सेंटर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा, ये सेंटर होगा इसका कहीं, इस कर्वेचर का जो कर्वेचर बन रहा है, इस एंगल को थीटा मान लिया, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। ये बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मेनिस्कस, जो भी सरफेस बन रही है यहाँ पे, इसको थीटा मान लिया हमने। अब देखें कि प्रेशर की बात करें तो यहाँ P0, नीचे आएंगे तो यहाँ P0 + h ρg, यहाँ पे क्या आया P0 + h ρg, तो P0 + h ρg, यहाँ प्रेशर आ गया। अब अगर नीचे से देखें तो यहाँ P0 और अंदर जाओगे यहाँ से, है ना, तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो P0 + 2T/r, 2T/r, r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लिखूँगा, P0 से P0 कट गया। अच्छा अब r को देखो, r ये जो होल है, होल की रेडियस स्मॉल r है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि r cos थीटा इज इक्वल टू r, तो कैपिटल R की जगह क्या लिख दोगे, स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा, स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा। और जब स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा लिखोगे तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है h का 2t cos थीटा अपॉन r ρg। अब h मैक्स पूछा है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, h मैक्स आ जाएगा। In column 1 some situations are shown and column 2 information about the resulting motion is given. Select the correct answer using the codes given below. A uniform solid sphere of mass 1 kg, radius 1 मीटर, μs दिया हुआ है, फोर्स 2 न्यूटन लगाया तो क्या होगा। ठीक है, देखो मुझे फ्रिक्शन जैसे लगेगा, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन लगेगा, मतलब मुझे मानना पड़ेगा, बाद में हो सकता है कि ना लगे,
अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमको इनिशियली पता नहीं होता है। अगर अच्छा केवल डायरेक्शन पता करना है ना, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं है, केवल फोर्स की वजह से ए निकाल लो, अल्फा निकाल लो। ए मतलब कैसे, एफ अपॉन एम, और टॉर्क बराबर आई अल्फा, और सेंटर मास में से अल्फा आ जाएगा। और फिर चेक कर लो कि स्लिपिंग किस साइड है, ए ग्रेटर देन आर अल्फा है कि ए लेस देन आर अल्फा है कि ए बराबर आर अल्फा है, तो वहाँ से फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। और यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, जो जनरल अप्रोच होती है कि फ्रिक्शन अपने मन से एज्यूम कर लो, फ्रिक्शन अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर लो, और वहाँ एज्यूम करने के बाद प्रॉपर प्योर रोलिंग मानते हुए सॉल्व करो, और फ्रिक्शन फाइनली आंसर हमारा साइन के साथ और अपने आप आ जाएगा, कितना लगेगा, किस डायरेक्शन, अपने आप आंसर आ। जैसे मैं करके बताता हूँ, देखो एक सवाल, पहला सवाल लेते हैं। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, मास 1 kg है, इसका मास 1 kg है, रेडियस 1 मीटर है, म्यू एस 0.05 दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन मान लेता हूँ राइट में है। मैंने मान लिया फ्रिक्शन राइट में लग रहा है। अच्छा, ये जो स्फीयर होगा इसका एक्सेलरेशन राइट में ए मान लिया और ऐसे अल्फ़ा मान लिया। अल्फ़ा ऐसे क्यों माना, क्योंकि मैं पहले प्योर रोलिंग एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्योर रोलिंग होगी नहीं होगी। अभी मैं प्योर रोलिंग केवल एज्यूम कर रहा हूँ। प्योर रोलिंग एज्यूम करके उसके लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालूंगा। अगर वो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो इसका मतलब सही है, प्योर रोलिंग होगी। और अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया, मतलब हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है, प्योर रोलिंग नहीं होगी, फिर उसको फर्दर लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के हम दोबारा सॉल्व करेंगे। तो पहले फ्रिक्शन हमने मान लिया एफ, ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है यहाँ पे, प्योर रोलिंग एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो ए बराबर आर अल्फ़ा, प्योर रोलिंग एज्यूम कर रहा हूँ मतलब ए बराबर आर अल्फ़ा। अच्छा, ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखूंगा तो एफ प्लस एफ बराबर एम ए, और सेंटर के बाद टॉर्क लिखोगे तो एफ का टॉर्क हुआ मतलब कैपिटल एफ इंटू आर, और फ्रिक्शन का टॉर्क माइनस एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। सेंटर ऑफ मास के बाद आई लिख देना। तो यहाँ से देखो ये 3 इक्वेशन आ रही हैं, सॉल्व करके हमारे पास फ्रिक्शन निकालना है। यहाँ पे टारगेट पहले हमारा फ्रिक्शन निकालना है, हमको फ्रिक्शन निकालना है पहले। अच्छा, टॉर्क में देखो, टॉर्क में हम क्योंकि प्योर रोलिंग है तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो इनर्शियल पॉइंट है, हम इसके अबाउट भी टॉर्क लिख सकते हो, उससे थोड़ा आसान भी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो अगर तुमने शायद पहले पढ़ा हो तो ये चीज़ भी तुम यूज कर सकते हो। हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं, क्योंकि इनर्शियल पॉइंट है यहाँ पे भी। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आएगा, केवल एफ का टॉर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल एफ का टॉर्क, केवल एफ इंटू 2r बराबर आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ यूज कर सकते हो। अच्छा, तो फ्रिक्शन सॉल्व करके फ्रिक्शन निकाले ना, फ्रिक्शन क्या आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं यहाँ पे हम, म्यू एन यानी कि म्यू एम जी। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आई तो इसका मतलब हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। फ्रिक्शन जितना चाहिए था उतना हमारे पास है, उतना फ्रिक्शन लग जाएगा, बॉडी विल परफॉर्म प्योर रोलिंग। अगर यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आती है तो उतना तो पॉसिबल ही नहीं है, उतना लग ही नहीं सकता। इसका मतलब प्योर रोलिंग कराने के लिए फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, उतना हमारे पास नहीं है। बट फ्रिक्शन कोशिश तो पूरी करेगा, तो फ्रिक्शन को लिमिटिंग लगा देना है। फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग लग जाएगा और फिर दोबारा से प्योर रोलिंग नहीं होगी, लेकिन अब हम नॉर्मल दोबारा सॉल्व करके ए और अल्फ़ा निकाल लेंगे। अब ए बराबर आर अल्फ़ा नहीं लिखेंगे, अब प्योर रोलिंग नहीं होगी बाद में। अब सॉल्व करके एफ प्लस एफ एल बराबर एम ए आ जाएगा और टॉर्क बराबर अल्फ़ा अल्फ़ा आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, हम सारे क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसा ये भी है ना, बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करना है। अच्छा, ये इंक्लाइन प्लेन का तो बिल्कुल उसी तरह का है, बाकी किसी को फॉर्मूला याद हो तो और अच्छा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है याद कर सकते हो, कंडीशन होती है वो कंडीशन याद कर सकते हो, म्यू टेन थीटा पे कंडीशन जो आती है कि म्यू इससे बड़ा होगा तो प्योर रोलिंग करेगा, छोटा होगा तो नहीं करेगा। नहीं, बाकी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है और ये भी सेम उसी प्रकार का है। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एग्जीक्यूट एसएचएम अबाउट मीन पोजीशन ओ विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1, टोटल एनर्जी दिस। तो क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है पार्टिकल का 1 kg, ओ मीन पोजीशन है, ओमेगा दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दी हुई है, एक्स पॉजिटिव, ठीक है, टी इक्वल 0 पैसी सिचुएशन है। तो क्या तो एनर्जी दी हुई है 2 जूल, टोटल एनर्जी दी हुई है 2 जूल, मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है 1, टोटल एनर्जी 2 जूल। तो यहाँ से पहले चीज़ तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, हाफ के स्क्वायर, हाफ के होता है एम ओमेगा स्क्वायर, एनर्जी होती है हाफ के स्क्वायर। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। पहला क्या पूछा हमसे, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज √2 एट, स्पीड √2 कहाँ पर है। अच्छा, 2 जगह होगी पहली चीज़ तो, एक राइट में पॉइंट होगा, लेफ्ट में पॉइंट होगा, है ना। स्पीड √2 2 जगह होगी। अच्छा, स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए, ये फॉर्मूला होता है स्पीड के लिए, किसी भी x डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड होगी v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए पता है, ओमेगा पता है, v दिया हुआ √2 तो x निकल आएगा। दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस एक माइनस, चेक करना है। काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, काइनेटिक एनर्जी जानते हो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टी इक्वल टू π/6 पे पार्टिकल कहाँ पर होगा, टी इक्वल टू π/6, देखो चाहे तो इक्वेशन लिख लो, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो साइन ओमेगा टी आएगा। इक्वेशन लिख के टी इक्वल टू π/6 प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये तो फिर सेम क्यू जैसा क्वेश्चन हो गया। इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के स्प्रिंग कांस्टेंट ए एम्पलीट्यूड एम मास, ठीक है। पहला जैसे पी ऑप्शन देखें, मास ऑफ द ब्लॉक इज डबल्ड। अच्छा, टाइम पीरियड और एनर्जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k और एनर्जी होती है हाफ के स्क्वायर। अब तुम यहाँ से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो जो चीज़ देखना देख लो। जैसे पहला भी बताता हूँ, मास डबल कर दिया, मास डबल कर दिया यहाँ पे, तो मास डबल कर दिया तो अच्छा के को सेम रखा है ना, मास डबल कर दिया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, के सेम है, मास डबल किया टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। के और ए सेम है तो एनर्जी सेम रहेगी। इस प्रकार से तुम सारे क्वेश्चंस में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अब DPP 6 ख़त्म होती है। थैंक यू।